हेलो एवरीवन। इग्नू का एमएसओ का एग्ज़ाम आने वाला है, मास्टर्स इन सोशियोलॉजी का। तो मैं अपनी स्टडी बताऊंगा कि कैसे मैंने 71.5% स्कोर किया एक दिन एग्ज़ाम के पहले पढ़ के, मतलब एग्ज़ाम के एक दिन पहले कैसे मैंने पढ़ के क्लियर किया। ये मैं स्टडी शेयर करूँगा, अपनी मार्कशीट भी दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो सके कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है कि नहीं। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं कि मेरी मार्कशीट क्या है। मैंने कोई कोचिंग के नोट्स नहीं यूज़ किया, ना कोई मटेरियल यूज़ किया। मैंने क्या किया था कि चैट जीपीटी से जो प्रीवियस पेपर है उसको अच्छे से आंसर्स के फ्रेम किए। मैं आपको प्रॉम्प्ट भी बताऊंगा कि क्या मैंने डाला था चैट जीपीटी पे कि मेरे मार्क्स अच्छे आए। और 71.5% मार्क्स स्कोर करना बहुत बड़ी बात है। लोग के 55% मार्क्स भी नहीं आते। 55% मार्क्स ज़रूरी होते हैं ताकि नेट वगैरह के एग्जाम में हम लोग एलिजिबल हो सके। तो मैं अपनी स्टडी शेयर करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं, कैसे टाइम टेबल मैंने पढ़ा था और एक दिन में कैसे मैंने सब कुछ पढ़ के रिवाइज करके एग्जाम दिया था, और मेरी आंसर राइटिंग का क्या फ्रेमवर्क था वो भी मैं बताऊंगा। तो देखते हैं पहले मेरी मार्कशीट, जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है कि नहीं। तो ये मेरी फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, और ये मेरी मार्कशीट है। देखो, ये यहाँ पे मेरे मार्क्स आप देख सकते हो। 800 में 572 मार्क्स मैंने स्कोर किए। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्क्स, और यहाँ पे मेरे परसेंटेज देख सकते हो, 71.5 परसेंटेज है। देखो, आपको क्लियरली दिखेगा। अब ये मेरे मार्क्स हैं, और वो एक मिनट, ये देखो 71.53 परसेंटेज है, फर्स्ट डिवीज़न है। 800 मार्क्स में मुझे 572 मार्क्स मिले हैं। तो आप देख सकते हो ये मेरे मार्क्स भी हैं एक एक करके, और ये ओवरऑल मार्कशीट आ भी गई है। और मैंने जो एग्ज़ाम दिया था ना, वो एग्ज़ाम मैंने एक साथ दिया था। देख सकते हो मेरा ईयर जो एग्ज़ाम का है वो जुलाई में मैंने एडमिशन लिया था, और जो है दिसंबर में मैंने एग्ज़ाम दिया था ये, और दिसंबर 25 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। और मैंने एक साथ 8 एग्ज़ाम दिए थे। जो 8 पेपर होता है ना, 4 पेपर पर ईयर होता है इग्नू में, आपको पता भी होगा। तो मैंने 8 एग्ज़ाम एक साथ दिसंबर में दिया और मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। तो अब इसके कुछ तो रीज़न होंगे जो मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। तो रीज़न क्या था, कंटेंट, जो मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया था वो भी एक दिन में। एक दिन में कैसे होता है वो भी मैं बताऊँगा। लोग को विश्वास नहीं होगा कि एक दिन में मैंने किया है, बट मैं बताऊँगा तो आप भी कर सकते हो। और मेरे पास इसका अभी है भी, मतलब इसका जो कंटेंट है वो रखा भी। अगर आपको चाहिए होगा बताना, मैं शेयर कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको मेरे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक ज्वाइन कर सकते हो। और कमेंट में कर देना, कमेंट कर देना, तब भी मैं बता दूंगा कि क्या मैंने किया था। ठीक है, तो आते हैं कि करना कैसे है। तो ये क्या है, ये चैट जीपीटी पे मैंने डाला था प्रॉम्प्ट। ठीक है, कि आई एम स्टूडेंट ऑफ एमए सोशियोलॉजी। ये चैट जीपीटी पे जब आप खोलोगे ना, चैट जीपीटी, तो वहाँ पे आपको क्या डालना है, ये चीज़ डालना है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एम ए, इग्नू स्टूडेंट इन एम ए सोशियोलॉजी प्रोग्राम। आई एम इन सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर, जो भी है आप जिसमें भी होगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। ये केवल एमएसओ के लिए नहीं, सारे मास्टर्स एग्जाम या बैचलर एग्जाम सबके लिए जो है हेल्पफुल होगा। कि कोई भी मास्टर्स का एग्जाम दे, चाहे पॉलिटिकल साइंस, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, या साइकोलॉजी, जो भी एग्जाम दे रहे हो आप, तो इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। प्रीवियस से पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से पेपर रिपीट होगा हर साल। और आपको 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 10 क्वेश्चन में से, तो बहुत ईजी काम होता है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा प्रीवियस पेपर से कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या। लोग क्या होता है ना कि नीरज पब्लिकेशन के जो गाइड है उसके पीछे भागते हैं, या फिर इग्नू के जो इतने बड़े बुक्स हैं, वो बहुत बल्कि बुक्स हैं। अगर हाँ आप डेली पढ़ लो तब तो ठीक है, तब आप कर लोगे। लेकिन अगर आप जो है ये एक दिन 2 दिन पहले पढ़ लो तब तो नहीं कवर होगा वो। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे, जो लोग मांगते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको गेस खुद ही कर सकते हो। किसी से खरीदने की, परचेस करने की जरूरत नहीं है, पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने फ्री में सब कुछ पढ़ा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो ये प्रॉम्प्ट है चैट जीपीटी में। प्रॉम्प्ट मतलब जो आप डालोगे कि क्या आपको चाहिए, तो पहले ये डाल देना, आई एम इग्नू स्टूडेंट इन एम ए सोशियोलॉजी प्रोग्राम, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जिसमें भी होगे। आई वांट टू गिव एग्जाम ऑफ ऑल 8 पेपर, ये मैंने लिखा था। आप चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। सो आई विल प्रोवाइड यू वन क्वेश्चन टू यू एंड यू विल गिव मी टू आंसर टू एवरी क्वेश्चन इन 500 वर्ड्स। 500 वर्ड्स, क्योंकि 500 वर्ड्स में लिखना होता है मैं। द आंसर शुड बी इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट along with example, easy to remember and learn in 500 वर्ड्स। इसमें आप बाद में और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे आपको कुछ चाहिए होगा। जैसे मान लो आपको चाहिए इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, तो लिख सकते हो मुझे इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्म में दो आंसर। तो अभी मैं आपको आंसर भी दिखाऊंगा कि कैसे मैंने आंसर्स इसने चैट जीपीटी ने दिए मुझे। ठीक है, देखो अब ये चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी पे जाओगे तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। ये मैंने एक आंसर दिखाया कि आपको रफली, कि आपको पता चल सके कि मैंने कैसे किया था। तो ये क्वेश्चन आया था एमएसओ में, एक्सप्लेन मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। तो सरप्लस वैल्यूज की क्या, ये क्वेश्चन मैंने डाला तो ये इसने मुझे आंसर दिया। बिलो इज 500 वर्ड्स, पॉइंट वाइज, इजी टू रिमेंबर, आंसर ऑफ मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू।
तो रिटन इन एग्जाम स्टाइल इग्नू एमएसओ सोशियोलॉजी मटेरियल से, ठीक है। तो ये सब भी मैंने लिख दिया था कि आंसर जो है इग्नू एमएस सोशियोलॉजी स्टडी मटेरियल से ही होना चाहिए, ताकि जो एग्जामिनर हो वो मुझे मार्क्स दे, और क्योंकि वहीं से ये कहीं से भी बना के दे सकते हैं ना, इसलिए मैंने ऐसा लिखा था। तो अब देखते हैं कि आंसर इसने कैसे दिया है कि मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एक्सप्लेन पॉइंट वाइज फॉर्मेट में, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग दिया मीनिंग ऑफ सरप्लस वैल्यू। तो एग्जाम में आप भी इस तरह से लिखोगे, पहले लिखोगे मीनिंग ऑफ सरप्लस वैल्यू। देखो कितना आसान हो गया, मतलब अगर आप पैराग्राफ वाइज लिखने जाओगे तो भूल जाओगे। अब यहाँ पे इसने हाईलाइट कर दिया है, बोर्ड में कर दिया, ताकि आप बाद में रिविजन तेजी से कर पाओ। इस तरह मैंने भी किया था कि सरप्लस वैल्यू क्या है, एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएटेड बाय वर्कर्स, और फिर कैपिटलिज्म, फिर अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्या है, कैपिटलिस्ट डू नॉट अर्न प्रॉफिट बाय देयर ओन एफर्ट बट बाय अप्रोप्रिएटिंग लेबर अनपेड लेबर ऑफ वर्कर, इससे उनको प्रॉफिट मिलता है। तो ये सरप्लस वैल्यू होता है। तो इसी तरह से आप पढ़ लेना इसको, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको पढ़ना होगा तो बताना, मैं वीडियो बना दूंगा, एक एक आंसर डिस्कस कर दूंगा, ताकि आप इजिली एग्जाम में अच्छे लिख सको। सेकंड इसने हेडिंग दी बेसिक ऑफ सरप्लस वैल्यूज क्या है, लेबर पावर है बेसिस जो है, और लेबर पावर क्या होता है, लेबर क्या होता है इसने बताया है। फिर कैपिटलिस्ट पे इक्वल वेजेस टू लेबर पावर, फिर ये डिफरेंस बिटवीन सरप्लस, इसी को डिफरेंस जो होता है उसी को सरप्लस वैल्यू कहते हैं। एग्जाम्पल देके इसने बताया है कि इफ़ अ वर्कर पेड 500 फॉर अ डे, वैल्यू ऑफ लेबर ये है, ठीक है, बट क्रिएट गुड्स ऑफ 2000, तो एक्स्ट्रा जो है 1500 जो है ये जो है सरप्लस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 2000 का प्रोडक्ट उसने बनाया, 500 उसको मिलना है, तो ये सरप्लस वैल्यू हो जाएगा 1500 रुपये। तो वाई सरप्लस वैल्यू अराइजेस, इस एक हेडिंग ये दिया है। तो जब हेडिंग वाइज हम पढ़ते हैं तो चीज़ें याद होती हैं। इसी तरह मैंने रिमेंबर किया था, एक दिन ही पढ़ के मैंने हेडिंग लास्ट टाइम जब एंट्री करते टाइम आधे सुबह के टाइम देख लिया हेडिंग, और जो क्वेश्चन रिपीट होने बस वही पढ़ के गया था, ताकि एग्जाम में मैं अच्छे से लिख पाऊँ। तो सरप्लस वैल्यू की वैल्यू अराइज की होती है। फिर कांस्टेंट कैपिटल क्या होता है, वेरिएबल कैपिटल क्या होता है, इसने ये बताया है। फिर कंपोनेंट ऑफ वैल्यू क्या होती है, इसने ये बताया है। जैसे सी कांस्टेंट कैपिटल होता है, बी वेरिएबल होता है, सरप्लस वैल्यू होता है, तो इसी को बताया फॉर्मूले के फॉर्म में। फिर सिग्निफिकेंस बताया सरप्लस वैल्यू का, कि सरप्लस वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो इस तरह से देख सकते हो, ये इतना अच्छा आंसर बना के दिया है 500 वर्ड्स में। इसी तरह एक और आंसर मैंने दिखाया है कि 500 वर्ड्स में कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव लिबर्टी विद रेफरेंस टू राइटिंग ऑफ एशिया बर्लिन का 500 वर्ड्स में। तो इंट्रोडक्शन इसने दिया है, फिर देखो मीनिंग बताया निगेटिव लिबर्टी का, फिर एग्जाम्पल दिया, फिर एज ऑफ पर्सनल फ्रीडम क्या होता है, और उसके साथ साथ रोल ऑफ स्टेट क्या होता है, फिर एग्जाम्पल भी दिया। इस तरह से जब आप आंसर लिखोगे ना अपने रियल एग्जाम में एमएसओ के, तो आपको डेफिनेटली मतलब 60+ मार्क्स तो मिलेंगे, मतलब 60% तो ईजिली आप गेन कर लोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 70 लाओ, लेकिन 60% तो आप ईजिली मिल जाएगा आपको। और फिर बर्लिन का जस्टिफिकेशन निगेटिव लिबर्टी का, और अगर ये अच्छे से जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से लिख के आओगे 71% भी लाना पॉसिबल है, ठीक है। और 50% में ही लोग फंस जाते हैं, 55 भी बहुत लोगों का नहीं आता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ निगेटिव लिबर्टी बताया है, फिर क्रिटिसिज्म भी बताया निगेटिव लिबर्टी का, फिर कंक्लूजन बताया। इस तरह से जब हम आंसर लिखते हैं तो हेडिंग वाइज पॉइंट वाइज, तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं इग्नू में। इसी तरह मैंने अपने आंसर्स भी लिखे एग्जाम में, आप इस तरह लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखो मैं इग्नू का पेपर दिखा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे मैंने दिसंबर में अपना एग्जाम दिया था, ठीक है, दिसंबर 2025 में ये वाला एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, टर्म एग्ज़ाम जो था। तो अब मैं दिखाता हूँ मैंने क्या किया। मैंने जून 2025 वाले पेपर नहीं पढ़ा, क्योंकि लेटेस्ट नहीं रिपीट होता है जो अभी एग्ज़ाम हुआ है। जैसे आपका जून 2025-26 का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो दिसंबर वाला बहुत कम चांसेस हैं कि रिपीट हो। तो आपको क्या करना है, आपको जून 2025 पढ़ना है, दिसंबर 2024 पढ़ना है, जून 2024, और फिर दिसंबर 2023 का पीवाईक्यू करना है। इतना पीवाईक्यू मस्ट है, मतलब 4 साल का, चार सेमेस्टर का, मतलब जो जून मतलब दिसंबर 23 से और जून 25 तक का आपको पीवाईक्यू पढ़ना है। तो मतलब 10-10 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे। 40 क्वेश्चन ही आप पढ़ लोगे ना, इसी से आपका जो 10 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन जो मिलेगा आपको जून 2026 एग्ज़ाम में, उस 10 क्वेश्चन में आपको 7 to 8 क्वेश्चन ईजिली मिल जाएंगे इस 40 क्वेश्चन से रिपीटेड। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो अब आपको दिखाता हूँ मैं, सबसे पीछे आते हैं। ये देखो, ये है आपका दिसंबर 2023 का। ये है एमएसओ 1 का दिसंबर 2024 का पेपर, ठीक है, दिसंबर 2024 का पेपर। अब यहाँ दिखाएंगे हम क्या रिपीट होगा। तो अब इसके लिए हम जून के एग्ज़ाम पे नहीं जाएंगे, हम लोग दिसंबर 23 के एग्ज़ाम पे जाएंगे। दिसंबर 23 के एग्ज़ाम में हम देखेंगे क्या क्वेश्चन आया था। जून पर नहीं जाएंगे, जून से आ सकता है लेकिन बहुत कम चांसेस रहता है, बहुत कम रिपीट होने का चांस रहता है। लेकिन इसके पीछे का करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा चांस रहता है रिपीट होगा। ये दिसंबर 23 का पेपर है इग्नू का, एमएसओ 1 सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट का, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको कि देखो पहला क्वेश्चन है सोशल स्ट्रक्चर इज रियलिटी डिस्कस विद रेफरेंस टू
रेडक्लिफ ब्राउन के हिसाब से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि नियो फंक्शनलिज्म क्या होता है, इसके मेरिट्स डिमेरिट बताने हैं। फिर डिस्कस हाउ पावर ऑपरेट इन लोकल कम्युनिटी। फोर्थ क्वेश्चन है वेबर means by disenchantment and in what way it does influence economic progress. Discuss sociological understanding of power, outline main sources of power. What do you understand by modernity? Explain with reference to perspective or alternative items. Where can there be society without classes? Critically discuss what are the perspective of Davis and Murray social stratification method. What is ethnicity? Explain the instrumentalist approach to understand ethnicity. Critically discuss the role of civil society in democratic government. अब देखते हैं दिसंबर 24 का पेपर, देखो पक्का रिपीट हुआ होगा आपको, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ एक एक चीज़ ताकि आप मेरी बात भरोसा हो और आप एग्जाम अच्छे से लिखो। देखो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी टेक्स प्लेस कैसे होता है, ये देखो दिसंबर 2024 में पूछा है ये क्वेश्चन। और फिर देखो कॉन्ट्रीब्यूशन रेडक्लिफ ब्राउन, वहाँ भी आपने देखा था सोशल स्ट्रक्चर में रेडक्लिफ ब्राउन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, यहाँ भी आप देख रहे हो कि रेडक्लिफ ब्राउन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। और फिर यहाँ देखो मेरिट लिमिटेशन ऑफ न्यू फंक्शनलिज्म, न्यू फंक्शनलिज्म वहाँ भी पूछा था, सेम क्वेश्चन यहाँ पे आगे, बस थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर देते हैं बस, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है, देखो कुछ क्वेश्चन अलग मिलेंगे आपको। फिफ्थ क्वेश्चन दी वेरिएशन ऑफ अथॉरिटी बतानी है और ये भी थोड़ा अलग है। और फिर देखो सॉलिडिटी सिविल सोसाइटी क्वेश्चन था वहाँ पे, देख रहे हो आप कि सिविल सोसाइटी फिर से रिपीट हो, मतलब 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए एक ही साल के पेपर से। अगर 4 साल का आप कर लोगे, मतलब 6 महीने होते हैं ना 4 ईयर, तो 4 साल एक तरह से कर सकते हो आप। तो 40 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लोगे, तो 40 में से आपको एक में से 3 मिल गए तो 3 और कर लोगे, मतलब आप 30 क्वेश्चन और कर लोगे तो 3-4 क्वेश्चन और मिल ही जाएंगे। आपको 5 ही करना है अभी। और देखो सिविल सोसाइटी हो गया, ठीक है। देखो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच फिर से आ गया, मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हो 4 क्वेश्चन एक पेपर से सीधा सीधा रिपीट हो गया, मतलब दिसंबर 23 के एग्जाम से दिसंबर 24 के एग्जाम से 4 क्वेश्चन सीधे सीधे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपीट हुआ है। तो इसी तरह का आप जून 23 कर लोगे, ठीक है, आप जो है दिसंबर 22 कर लोगे, जून 22 कर लोगे, तो आपका इसी तरह रिपीट होगा 24 में। तो आप अगर जून का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप जून 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको क्या करना है, जून 2025 करना है PYQ, दिसंबर 2024 करना है दिसंबर, फिर जून 2024 करना है, ठीक है, और फिर दिसंबर 2023 करना है। तो दिसंबर 2023, जून 2024, दिसंबर 2024 और जून 2025, ये 4 कर लोगे तो 100% आप जो है 70% मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे। तो अगर कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल पे अगर चाहिए होगा तो मैं जितने चीज़ें आंसर्स फ्रेम किया था वो सब मैं शेयर कर दूंगा PDF बना के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी डाउट हो कमेंट कर देना आप लोग।